नमस्कार। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिली और इसमें एक बड़ा रोल हमारे उस डायस्पोरा का भी रहा जिन्होंने विदेशों में रहकर भारत की आज़ादी के लिए योगदान दिया। और अब जब हमारा टारगेट है 2047 तक विकसित भारत का, तब भी हमारे भारतवंशियों की इस रोल की उतनी ही मजबूत अहमियत है। ये कहा पीएम मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर, जिसकी थीम भी है एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और आज हम चर्चा करेंगे इसी खास विषय पर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो भारतीय प्रवासियों से जुड़ने और प्रवासियों और देशवासियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जिस देश में भी जाते हैं वहां बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं। पीएम ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के दिल में भारत धड़कता रहता है। हमें डायवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारा जीवन ही डायवर्सिटी से चलता है। इसलिए भारतीय जहां भी जाते हैं वहां की सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं। हम जहां जाते हैं वहां के रूल्स, वहां के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस सोसाइटी की सेवा करते हैं। वहां की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा को झंडे दिखाकर रवाना किया, जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और 3 सप्ताह तक भारत में पर्यटन और धार्मिक महत्व के कई स्थलों की यात्रा करेगी। इसका संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया गया है। तो देश से हजारों मील दूर बिहार, बंगाल और यूपी और देश के अलग अलग हिस्सों के भारतवंशियों ने विदेशी जमीन पर अपना एक अलग मिनी इंडिया बसाया है। जब भी हम विदेशों में जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर देखने को मिलता है। मन में पलायन के दर्द को ही इन्होंने अपनी मजबूती बनाकर अपने लिए एक अनूठे सामाजिक सांस्कृतिक इकोसिस्टम का निर्माण किया है और इन्हीं को समर्पित है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब शुरू हुई इस दिवस की शुरुआत। प्रवासी भारतीय दिवस की घोषणा 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की थी। पहली बार ये दिन 9 जनवरी 2003 को मनाया गया और इसके साथ ही 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तो उसी दिन को समर्पित है ये दिवस। 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। उससे पहले 2003 से अगर हम 2015 की बात करें तो हर साल आयोजित किया जाता था। उसके बाद साल 2023 से इसे हर साल मनाने का फैसला किया गया और तब से ये हर साल मनाया जाता है। और इस बार भारत 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। अपने आप में इसकी बेहद अहमियत है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिवस है। और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्यों दुनिया भर में अगर भारतीय प्रवासियों की बात करें तो भारतीय प्रवासियों की संख्या 3 करोड़ 54 लाख है। इंडियन डायस्पोरा है 3 करोड़ 54 लाख का। 19.5 मिलियन भारतीय मूल के लोग और 15.8 मिलियन एनआरआई इसके अंदर शामिल हैं। और अगर विभिन्न देशों की बात करते हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा 2 मिलियन भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और इसके साथ ही अगर हम यूएई की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा 3.5 मिलियन एनआरआई रहते हैं। तो दुनिया भर में भारतीय छाए हुए हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात,
कतर, कुवैत में बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं और अन्य काम करने वाले लोग वहां पर रहते हैं। इसके साथ ही अगर इनका योगदान करें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को विदेशों से 129 अरब डॉलर की रकम प्राप्त हुई है। तो किस तरह से विकसित भारत में योगदान कर रहे हैं ये प्रवासी भारतीय। ये दुनिया में किसी भी देश को प्रवासियों से मिलने वाली रकम का सबसे ज्यादा हिस्सा है, इससे ये साबित हो जाता है। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो इसमें प्रवासी भारतीयों का लगभग 100 अरब डॉलर का योगदान रहा। 100 अरब डॉलर जो है वो देश में आए प्रवासी भारतीयों की तरफ से, और 2020 में ये आंकड़ा 79 अरब डॉलर था। तो लगातार ये आंकड़ा जो है ये बढ़ता जा रहा है और ये दिखा रहा है मजबूती। 1990-91 में ये आंकड़ा मात्र 2.1 अरब डॉलर का था। तो किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ा है, किस तरह से प्रवासी भारतीयों की जो मजबूती बढ़ी है वो दिखाता है। और अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस की भूमिका की बात करते हैं तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये नेटवर्किंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां प्रवासी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं से जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे अनुभव साझा करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं और नई साझेदारियों का इसमें निर्माण भी करते हैं। और बेहद अहम हो जाती हैं ये साझेदारियां भी, क्योंकि भारतीय मूल और संस्कृति से जुड़ने का एक मौका भी इसमें मिलता है और जो नई पीढ़ी है उसे इसका महत्व बताने का मौका मिलता है। भारत सरकार उनके योगदान को पहचानते हुए उन्हें सम्मानित भी करती है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों से। और इसके साथ ही अगर हम व्यवसाय की बात करें, निवेश की बात करें, तो भारत में निवेश करने, व्यवसाय शुरू करने और यहाँ के विकास योजनाओं में योगदान करने के लिए जो जानकारी है वो मिलती है और उससे भी ये जो योगदान है कई कदम आगे बढ़ जाता है। तो एक बेहतरीन ये मंच है। सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में उन्हें जानकारी देती है। बहुत सी कल्याण योजनाएं हैं जो प्रवासी भारतीयों के लिए हैं। इसके साथ ही जो विशेष प्रोत्साहन है वो भी यहाँ पर मिलता है और उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अपने आप में ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है, महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हो जाता है। भारत सरकार की जो नई नीतियाँ हैं प्रवासी भारतीयों के लिए, जो विशेष योजनाएं हैं और जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर किस तरह की जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिलती है। और उसके साथ ही अगर हम इन जानकारियों की बात करते हैं, इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो किस तरह से जो अवसर हैं, किस तरह से जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है और किस तरह से एक समग्र प्लेटफॉर्म पर तमाम भागीदारी जो है वो अर्जित की जा सकती है, उसके नए रास्ते खुलते हैं। अवसरों और चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने में भी ये प्लेटफॉर्म जो है मदद करता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भारतवंशी हैं वो इस पर जुड़ते हैं। अपनी समस्याओं और चिंताओं को भारत सरकार और अधिकारियों के सामने रखने का इसमें मौका भी मिलता है। तो ये मंच है जहां पर उनके लिए अपने मुद्दों का समाधान पाने का एक बड़ा अवसर मिलता है। तो अपने आप में देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके बाद लगातार किस तरह से ये साझेदारी मजबूत हो रही है। प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों और भारत के विकास में उनके योगदान को भी यहाँ पर जो है एक बड़ी मान्यता मिलती है। और जिस तरह से हम पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सम्मान की बात कर रहे हैं, अनुभवों की बात कर रहे हैं, उससे प्रेरणा की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और चर्चाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अनुभव करने का मौका भी मिलता है। नई पीढ़ियों की जब बात करते हैं, जो वो अपने परिवारों के साथ आते हैं, अपने मित्रों के साथ आते हैं, तो अपने आप में जो संबंध है उसकी मजबूती जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही महत्व है प्रवासी भारतीय दिवस और प्रवासी भारतीयों की भूमिका का। प्रवासी भारतीय अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस और उनके प्रवासियों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाली ये जो है अब एक बड़ी संस्था है, ये आयोजन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो भविष्य है वो युद्ध में नहीं है, वो बुद्ध में है। लोकतंत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। साथ ही बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अविश्वसनीय गति और पैमाने पर प्रगति कर रहा है और उसमें जो प्रवासियों की भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज का भारत न केवल अपनी बात मजबूती से रखता है बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी मजबूती से उठाता है और भारत में दुनिया की कुशल प्रतिभा की मांग को पूरी करने की क्षमता है। तो इन्हीं सब पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अमृतपाल सिंह
जो कि इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट एंड फॉर्मर डीजी ICCR, और हमारे साथ रीना विनोद पुष्करना जुड़ी हुई हैं, जो कि पिछली बार जिन्हें सम्मान मिला था इजराइल से जुड़ी हैं, और अमृतपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले गोयल सर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अपने आप में जिस तरह की ये थीम है इस बार प्रवासी भारतीय दिवस की, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, कितनी बड़ी थीम है और लगातार जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उसमें ये कितना महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है? रमा जी नमस्कार। पहली बात तो मैं आज ये आयोजन शुरू हुआ है भुवनेश्वर में, बड़ी अच्छी बात है। मैं 2002 में जब ये प्रवासी भारतीय दिवस पहला मनाया गया था, मैं उस टाइम पर जोहान्सबर्ग में कौंसल जनरल था। तो उस टाइम पर जो हमारे सेक्रेटरी थे, जो कि इनका मामला देख रहे थे, अक्सर वहाँ पर आया करते थे साउथ अफ्रीका। आप जानती हैं कि वहाँ पर 1 करोड़ के करीब भारतीय मूल के लोग रहा करते हैं, और साउथ अफ्रीका की जो लिबरेशन मूवमेंट है उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा रहा है। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि एक वाक्य था जो उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और कहा यह गया था भारतीय मूल के निवासियों के लिए कि भारत आपका मायका है और जिस देश में आप हैं वो आपकी ससुराल है। आप इसका मतलब आप समझती हैं कि हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें अगर मायका है लेकिन ससुराल में जब बहू जाती है, द वुमेन व्हेन शी गोज टू इन-लॉज हाउस, उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ससुराल होती है, लेकिन मायके से उसका कनेक्शन रहता है। मायके में क्या हो रहा है उसके लिए भी उसके मन में जिज्ञासा रहती है और योगदान भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है प्रवासी भारतीयों के लिए इससे अच्छा और कोई अलंकार या मेटाफर मेरे दिमाग में नहीं आता है। तो अगर हम विकसित भारत में उनके योगदान की बात करें तो आज मेरे ख्याल है कल या याद नहीं रहा कब जयशंकर जी ने एक बात कही थी कि वो हमारे और उन जिस देश में वो रहते हैं, काम करते हैं या जहाँ के वो नागरिक हैं, हम उनके बीच में एक अच्छा ब्रिज है, डिप्लोमेटिक ब्रिज है, एक जागरूक ब्रिज है ये। तो विकसित भारत में अगर योगदान करना है, चाहे टेक्नोलॉजी हो या कल्चरल मीडियम हो या योजनाओं के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना हो। आपको मालूम है कि अमेरिका में जब न्यूक्लियर डील हुई थी तो जो वहाँ के भारतीयों ने योगदान दिया था वो सब तो मालूम। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकसित भारत के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो सबके लिए ये भारतीय नागरिक, प्रवासी नागरिक एक बहुत अच्छा ब्रिज साबित हो सकते हैं और विकसित भारत के लिए इनका बड़ा अच्छा योगदान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमृतपाल आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हमारे भारतवंशी हैं वो भारत के राष्ट्रदूत हैं विदेशों में। किस तरह से ये जो भावना है एक आत्मसम्मान के साथ साथ एक प्रेरक शक्ति का भी काम करती है कि नहीं, हमें भारत से जुड़े रहना है, हमें भारत के लिए कुछ करना है। किस तरह से वहाँ पे जो प्रवासी भारतीय आए हुए हैं उनकी खुशी दिखाई देती है, किस तरह से वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं? देखिए, इमोशनल कनेक्ट तो होता ही है प्रवासी भारतीयों का अपनी मदरलैंड के साथ, अपने मादरे वतन के साथ। चाहे वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो उनके पुरखे 100 साल पहले या सेंचुरीज पहले इमिग्रेट कर गए हों, एक इमोशनल कनेक्ट रहता है। पर वो इमोशनल कनेक्ट काफ़ी नहीं होता सस्टेन करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि वो सफ़ेद घोड़े पे आए और फिर देन दे फेल इन लव एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर इज़ अ डे टू डे बिजनेस। आपको एसेंशली ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, स्टेक्स क्रिएट करने पड़ते हैं कि वो रिश्ता निभे। आते हैं, उनको अच्छा लगता है, पर वो चले जाएं और फिर उस रिश्ते को। अब प्रधानमंत्री आज अपनी इनॉग्रल स्पीच में यही कह रहे थे कि जैसे भारत ग्रो कर रहा है, अगर आप इसमें निवेश करेंगे, सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, या अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जाएं अपने 5 दोस्तों को कहें कि चलिए आइए देखते हैं कितना डाइवर्स मुल्क है। यूरोप के आप देश देखें, छोटे छोटे मुल्क हैं, आपके प्रांतों से छोटे मुल्क हैं वो, तो उनके लिए इतनी डाइवर्सिटी देखना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एसेंशली जैसे इस बार की थीम की आप बात कर रही थी कि विकसित भारत में भारतीयों का, प्रवासियों का योगदान,
कि इस जैसे भारत ग्रो कर रहा है, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो स्टेक होल्डर्स बनेंगे तो वो भी ग्रो करेंगे, तभी रिलेशनशिप सस्टेन करेगा। और अगर उनके लिए कुछ होगा इमोशनल कनेक्ट के सिवा, इमोशनल कनेक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको आप बिल्ड अपॉन करेंगे। और मेरा ख्याल है कि जैसे एम्बेसडर गोयल कह रहे थे कि शुरुआत वहाँ से हुई थी, पर आज 20 साल की जर्नी के बाद प्रवासी भारतीय का ये जो पूरा मूवमेंट है ये वहाँ पहुँच गया है जहाँ एक सीरियस डिस्कशन हो रही है कि आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं पर आप स्टेक होल्डर्स भी हैं भारत की डेवलपमेंटल जर्नी में। जी बिल्कुल, बेहद अहम आपने बात कही है। गोयल साहब, आपके सब पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अमृतपाल ने भी बताया कि एक जर्नी जो है शुरू हुई थी एक सोशल और इमोशनल कनेक्ट के साथ, लेकिन अब उसमें जो योगदान की भागीदारी है वो भी बढ़ी है और इसको सब समझ भी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत आज विश्व में जब अपना बात रखता है, अपनी पॉइंट रखता है तो बड़े स्ट्रांगली रखता है, और इसके साथ ही अपने साथ साथ ग्लोबल साउथ की भी जैसे भारत ने आवाज़ उठाई तो तमाम विश्व के अन्य मुद्दों पर भारत की जो ये मजबूत छवि है वो भारतवंशियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और भारतवंशियों का वहां पे जो काम है, वहां पे जो उनका स्किल है वो भारत के लिए कितना अहम है। जी, ये एक अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें इसके संदर्भ में एक चीज कहना चाहूंगा कि हम जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जो बाहर के भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वो भारत की विकास की जो नीतियां हैं या भारत की इकोनॉमी में कितना उनका योगदान है। इसके साथ जो एक जरूरी चीज है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए, आपने उसका जिक्र किया अभी हल्के से, कि जो प्रवासी भारतीय बाहर के देशों में रह रहे हैं उन्होंने उन देशों में कितना योगदान किया है। तो अगर हम उसको देखें तो जो उन्होंने वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, मैं जो पहले भारतीय मूल के नागरिक गए उनकी बात करता हूँ। मॉरिशस को देखिए, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भारतीय मूल के, गयाना को देखिए, जमैका को देखिए, और मलेशिया में भारतीय मूल के नागरिकों ने कितना काम किया है उसको देखिए। प्रधानमंत्री ने बुद्ध का नाम लिया, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, लाओस, कंबोडिया, वहां पर कितने भारतीय मूल के लोग हैं। लेकिन जो भारतीय मूल के जो पॉलिटिक्स में जिन्होंने एक सरकार में जिम्मेदारी निभाई है, अब उसके बाद है एक यंग इंडियन जो कि पहली जनरेशन के एनआरआई बन के गए हैं, और मैं उनमें प्रोफेशनल्स का नाम पहले लूंगा। उसमें आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नासा में कितने सारे इंडियंस हैं स्पेस प्रोग्राम में, और न्यूक्लियर एनर्जी में कितने काम करते हैं, रिसर्च में कितना काम करते हैं, यूएसए में, यूरोप में कितने लोग हैं जो वहाँ की जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो अगर हम देखें, बल्कि यूएसए में कहा जाता है कि सबसे बड़ा एक जो ग्रुप है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला एजुकेशनल डेवलपमेंट में भारतीयों का है। वो जो उनकी इनकम है, जो एक तो प्रोफाइल है उनका, सेनेट में अभी 5 रुपए एक समोसा कॉकस गया है ये। तो अगर हम देखें तो क्योंकि वो अपने अपने देश में एक जिम्मेदारियों का स्तर निभा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में, उनकी सरकार में, उनकी इकोनॉमी में, तो ये एक बड़ा अच्छा बॉन्ड बन जाता है। और वही भारतीय हैं जो कभी भारत में आए नहीं है, लेकिन उत्सुकता होती है कि मैं देखिए भारत में क्या हो रहा है। सत्य नडेला की बात कर लीजिए, उन्होंने पहले देखा कि करना है, वहां पर उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, यहाँ से पढ़ के गए, कंपनी बाहर स्टैब्लिश करी, उसके सीईओ बने, अब वो वहां पर आकर के उस कंपनी को ऑफिस खोलना चाह रहे हैं। तो इससे बढ़िया एक जो बॉन्डिंग है उसका मैं एग्जांपल क्या दे सकता हूं कि वही भारतीय बाहर जाकर के उन्होंने काम किया, उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने और अब भारत से संबंध जोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी, बड़ा रोल है ये, और जब तक ये चलता रहेगा मेरे ख्याल है हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गोयल जी, यही आपसे समझना चाहेंगे, यही एक जो बॉन्ड है, यही जिम्मेदारी है और यही जो छवि है, ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का काम भी करती है। बहुत ज्यादा। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि क्योंकि मैंने ये ट्रांजिशन देखा है जी। 1975 में जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी, 1980 में मैं सिंगापुर में था, 1985 में मलेशिया में था। 1985 में मलेशिया में जो भारतीय मूल के यंग ग्रेजुएट्स थे उनका पॉलिटिक्स में रोल था, MIC थी वहां पर, लेकिन फिर भी उनको एक तरह से मार्जिन पर थी। अब वो मार्जिन पर नहीं है अब। तो क्योंकि अब हमारी जो जिम्मेदारी एज ए डिप्लोमेट हम करते हैं उसका काफी सारा हिस्सा वहां के भारतीय मूल के नागरिक भी करते हैं,
तो हमको करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। मैंने न्यूक्लियर डील का नाम लिया था। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी एम्बेसी ये करने में सफल हो पाई, वो इसलिए कि एम्बेसी के जो टारगेट्स थे, जो उनका एम था, उसको वहाँ के नागरिकों ने अचीव करने में सफलता पाई। तो ये हमारे लिए काफ़ी सहायता थी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोल लीजिए या बार्गेनिंग पावर बोल लीजिए, नेगोशिएटिंग लीवरेजेस बोल लीजिए, सहायता बहुत मिलती। जी। बिल्कुल। अमृतपाल, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी इस बात को समझना चाहेंगे कि किस तरह से भारत ने जो अपनी एक से है, अपनी एक जिसे कहते हैं कि स्टेटमेंट की शक्ति है, उसको जो है काफ़ी मजबूती दी है। अब लोग जो है, पूरा विश्व जो है भारत को सुनता है। इसमें जो है, अगर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं तो उसमें कितनी बड़ी भूमिका इसकी हो जाती है और किस तरह से ये भूमिका भारत को भी प्रभावित करती है? देखिए, भारतीयों ने, जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि भारतीयों ने बाहर जाकर बहुत बढ़िया किया है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने फील्ड्स में। बड़े नाम हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी जो अमेरिकन का कंपनीज हैं उनके सीईओज बने हैं। कई देशों के जहां वो गिरमिटिए गए थे, जहां उनके पुरखे एक तरह के स्लेव वर्कर्स ही थे, उनको प्लांटेशन वर्कर्स कह देते थे, पर उनकी कंडीशंस काफ़ी बुरी थी, उन देशों के राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स बने हैं। अभी प्रधानमंत्री गायना गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट इंडियन मूल के हैं। कई और देश ऐसे हैं जिन पर उन्होंने जो टॉप पोजीशंस पर पहुँचे, अलग अलग क्षेत्रों में, पब्लिक लाइफ में, कॉरपोरेट सेक्टर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, तो भारतीयों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वही आज प्रधानमंत्री भी उनकी ये तारीफ कर रहे थे कि आपने जो ग्लोबल डेवलपमेंट में अपनी क्षमता दिखाई है वो सराहनीय है, पर मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप आएं और अब भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बने। दूसरी बात आप जो कह रही हैं कि वो जहां पर पहुंचे हैं उनमें या भारत की ग्रोथ में उनका कितना बड़ा रोल है? बिल्कुल रोल है, क्योंकि वो जब बाहर होते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर से बढ़ के एक लिविंग ब्रिज हैं जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं किसी तरीके से वहाँ पर, चाहे अपने अपने क्षेत्रों में। तो आपका जैसे जैसे स्टेचर ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे दुनिया आपकी आवाज़ और सीरियसली ले रही है, आपकी अपने हितों के लिए, बड़े हितों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ग्लोबल साउथ के लिए, इन देशों में जहाँ जहाँ आपका डायस्पोरा है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल नैरेटिव को शेप करने में प्ले करता है। मान लीजिए जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर उनको भारत में निवेश करना है, और अगर तभी जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो बिजनेस लीडर से मुलाकात करते हैं। यहाँ कल डॉक्टर जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इन देशों के डायस्पोरा जो के बिजनेस लीडर्स जो आए थे उनसे बात की कि उनके लिए मुनाफे के हिसाब से भी, सिर्फ लाभ के हिसाब से अगर हम बात करें तो भी बहुत बड़ी आप मार्केट हैं, आप बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, क्योंकि आपके बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं ग्रो करने के। तो जो जो आपके साथ पार्टनर करता है वो उससे फ़ायदा उठाएगा। तो डायस्पोरा का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिस तरह की, सिर्फ जैसे मैंने कहा पहले भी कि सिर्फ मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से नहीं, एक्सपर्टीज युवाओं की जिस तरह के एआई में भागीदारी हो सकती है, जैसे रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भागीदारी हो सकती है, वो सब। या आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, हमने एक मुहिम शुरू की है और स्कूल के बच्चों को कहा कि आप जाएं और अपने अपने मुल्कों में ही पेड़ लगाएं अपनी माँ के नाम पे। हम भारत में हमारे बच्चे लगा रहे हैं, तो कितना बड़ा योगदान होगा अगर आपका 3.5 करोड़ डायस्पोरा ये करता है क्लाइमेट चेंज, जिसके साथ सरकारें वो इशू के साथ ग्रैपल कर रही हैं, अगर सिटीजन्स मूवमेंट उसका जवाब दे देती है तो। बिल्कुल। गोयल साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अमृतपाल बता रहे हैं, दो बेहद महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं कि जिस तरह से जो अभी के समसामयिक मुद्दे हैं जिनमें पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, इसके साथ ही अगर डायस्पोरा जो वहाँ पर मौजूद है वो नहीं, और भी जो लोग हैं वहाँ पर जाएं, उनकी अपस्किलिंग की बात हो रही है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ही दुनिया का ऐसा देश है जो विश्व की इस डिमांड को पूरा कर सकता है। ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है, और इसमें जो विश्व की चुनौतियां हैं या विश्व की जो जरूरतें हैं उसमें भारत की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? रमा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा इस मामले में। प्रधानमंत्री ने अच्छा कहा है ये
कि जो यहाँ से जो लौट करके जाएंगे, हमारा मैसेज लेके जाएंगे, और चाहे क्लाइमेट चेंज हो या जो भी चीज़ें हों, उनका योगदान काफ़ी बढ़ेगा, तो भारत की भूमिका काफ़ी अहम हो जाएगी। लेकिन एज ए डिप्लोमैट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जी। और मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिससे उत्तर में हमारी सीमाएं मिलती भी हैं, और उनकी जो अप्रोच है, उनकी भी एक काफ़ी बड़ी सारी कम्युनिटी बाहर है, और उनकी जो कम्युनिटी बाहर है वो उनका बड़ा खुलेआम यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए। आप मेरा इशारा समझ रही होंगी मेरे जी। ख्याल से। जी। काफी सारे देशों पर भी कहा जाता है कि भाई आप हमको रिपोर्ट कीजिए, बताइए क्या हो रहा है ये। तो मेरा ख्याल है हमको जो एक तो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, जिसमें मैंने आपको बेटी का और बहू का उदाहरण दिया था कि जब बेटी पराई हो जाती है तो बेटी ससुराल की हो जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि उसका रोल ससुराल में ज्यादा है, मायके से उसका संबंध है, भावुक संबंध है, योगदान रहेगा, लेकिन ससुराल की बेटी हो गई है वो बहू बन की। तो हमें जो एक जो ओनरशिप की जो करते हैं ना कि आप हमारे हैगी, जी। वो छोड़ करके ये कहना पड़ेगा आप उनके हैं, लेकिन हमारी बेटी है, हमारे सहायक बनिए, हमारी भी मदद कीजिए, हम इकट्ठा मिलकर के काम करेंगे। बिल शायद आप मेरा जी बिल्कुल, बिल्कुल, वही प्रधानमंत्री के उस आशय से हो भी जाता है जब वो सांस्कृतिक ज़मीन से जुड़ने की बात करते हैं और जो भारत की संस्कृति, क्योंकि कई तरह के आह्वान भी उन्होंने कहे हैं कि आप आइए, अपने साथ परिवार को लाइए, मित्रों को लाइए, भारत के जो सांस्कृतिक त्योहार हैं, भारत के जो सांस्कृतिक उत्सव हैं, उनके साथ जुड़िए, और तमाम जो ये जुड़ाव है अपने आप में नए कदम के साथ एक नई परिणति की ओर आगे बढ़ेगा। यही उम्मीद इसमें की जा सकती है। गोयल साहब, आपका और अमृतपाल, आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।